फिफ्थ पॉइंट है एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। यहाँ पर हम प्राइस निकालना सीखेंगे। इसके लिए हमें दो सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन नंबर 9 और 10। हमें पता है कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं तो वहां पर प्राइस वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट होता है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर प्राइस मिसिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो ही नहीं सकता। तो प्राइस इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। प्राइस मींस द मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर सेल्स ऑफ गुड। हमने सेक्शन 2 क्लॉज 10 में देखा था कि प्राइस का मतलब है मॉनेटरी कंसिडरेशन। आप बार्टर सिस्टम से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर मॉनेटरी टर्म्स में प्राइस होना बहुत जरूरी है। अब ये प्राइस इंपॉर्टेंट तो बहुत है, लेकिन आखिर ये कैलकुलेट कैसे करा जाएगा, कैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हम प्राइस को डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए हमें सेक्शन नंबर 9 में 4 मोड्स बता रखे हैं, 4 मोड्स बता रखे हैं ऑफ एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। 4 तरीके हमारे पास प्राइस निकालने के। द प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी पहला तरीका है फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में ही प्राइस को फिक्स कर लें, सपोज ए और बी दो पार्टीज हैं, ए बी को अपनी कार सेल कर रहा है 10 लाख रुपए में। यहां पर पार्टीज ने 10 लाख रुपए प्राइस फिक्स कर लिया और पहले ही अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया। तो पार्टीज ऐसा भी कर सकती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही प्राइस को फिक्स कर लें और कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस लिख दें। नीचे एक नोट दे रखा है, ये हमारा केस लॉ है 1856 का। इस केस में जजमेंट क्या आया था? वेयर एन अल्टरनेटिव प्राइस इज फिक्स्ड द एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो एज इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ वेगर। तो अगर जब कभी भी पार्टीज ऑल्टरनेट प्राइस फिक्स करेंगी, ऑल्टरनेट प्राइस का मतलब ए बी को कार बेच रहा है और बोल रहा है कि तू इसके 8 लाख दे दियो या फिर 10 लाख दे दियो। यहाँ पर एक प्राइस डिसाइड नहीं करा, 8 लाख या 10 लाख। पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो प्राइस लिख रहे हैं, ऑल्टरनेट प्राइस लिखा जा रहा है। तो उस केस में ये जो ऑल्टरनेट प्राइस का एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, ऑल्टरनेट प्राइस नहीं लिख सकते, एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड करना होगा। ये बात हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखी थी कि प्राइस मस्ट बी सर्टेन, अनसर्टेन प्राइस नहीं चलेगा। दूसरा तरीका है एग्री टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस नहीं लिख रही, लेकिन प्राइस डिसाइड करने का मैनर लिख रही हैं। वो तरीका बता दिया जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का प्राइस डिसाइड होगा। तो अब कौन कौन से मैनर हो सकते हैं? तो ये हो सकता है कि पार्टीज जो हैं आपस में एग्री कर दें कि जिस दिन गुड्स डिस्पैच होंगे उसी दिन का प्राइस बायर सेलर को पे करेगा। The parties may agree that buyer would pay market price on the day of dispatch। तो डिस्पैच वाले दिन का प्राइस भी डिसाइड हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पार्टीज आपस में ये डिसाइड कर लें कि जो हमारे गुड्स का प्राइस है वो कोई थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी। अगर पार्टीज आपस में एग्री हो जाते हैं, दोनों पार्टीज आपस में कंसेंट देते हैं और एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं कि ये थर्ड पार्टी हमारे लिए गुड्स का प्राइस डिसाइड करेगी, तो उस केस में थर्ड पार्टी को ही गुड्स का प्राइस डिसाइड करना होगा। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है कोई एक्सपर्ट होगा, कोई ऐसा पर्सन होगा जो गुड्स के बारे में जानकारी रखता है, तभी तो उस पर्सन को प्राइस डिसाइड करने के लिए अपॉइंट करा जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस को लेकर मैनर लिखा जा सकता है कि कौन से मैनर में प्राइस डिसाइड होगा। थर्ड है हमारे पास डिटरमाइंड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। कोर्स ऑफ डीलिंग से भी प्राइस को डिसाइड करा जा सकता है। कोर्स ऑफ डीलिंग का मतलब अगर एक बायर है और एक सेलर है और ये दोनों मिलकर कई सालों से आपस में डील कर रहे हैं, तो इन्होंने कोई तो तरीका डिसाइड करा होगा, कोई तो इनका प्रीवियस मैनर होगा जिस मैनर में ये प्राइस डिसाइड करते होंगे। तो वही प्रीवियस मैनर ही हमारा कोर्स ऑफ डीलिंग कहलाएगा। इफ द बायर हैज बीन प्रीवियसली पेइंग टू अ पर्टिकुलर सेलर द प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर। अगर बायर और सेलर ने आपस में मिलकर ये एग्री कर रखा है, प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से बायर और सेलर हमेशा से ऐसा ही करते आ रहे हैं कि बायर जो है जिस दिन ऑर्डर प्लेस करा जाता है उसी दिन का प्राइस पे करेगा, तो फिर उस केस में वो जो ऑर्डर वाले दिन का प्राइस है वो आपका कोर्स ऑफ डीलिंग कहलाएगा। द कोर्स ऑफ डीलिंग सजेस्ट दैट इन सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन। कोर्स ऑफ डीलिंग सजेस्ट करेगा कि आप सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन में भी डेट ऑफ ऑर्डर का ही प्राइस डिसाइड करोगे और बायर वही प्राइस पे करेगा। इन सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन आल्सो द प्राइस एज ऑन द डेट ऑफ प्लेसिंग विल बी पेड। तो कोर्स ऑफ डीलिंग भी हमारे पास एक तरीका है जिससे प्राइस डिसाइड हो सकता है। अब अगर मान लो पार्टीज ने पहला भी तरीका नहीं लगाया, दूसरा भी नहीं लगाया, तीसरा भी नहीं लगाया, तीनों में से कोई भी तरीका नहीं लगाया, तो फिर यहाँ पर चौथा मोड बचता है रीजनेबल प्राइस। इफ द प्राइस कैन नॉट बी फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद द अबव प्रोविजन। अगर ऊपर दिए गए तीनों में से कोई भी तरीके से पार्टीज प्राइस नहीं निकालती, तो फिर यहाँ पर चौथा मोड है रीजनेबल प्राइस। तो फिर इस केस में आप रीजनेबल प्राइस पे कर दो। अब ये रीजनेबल प्राइस क्या होता है? व्हाट इज अ रीजनेबल प्राइस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस। अब ये जो रीजनेबल प्राइस है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, केस टू केस डिपेंड करता है। हर केस में रीजनेबल प्राइस अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम जनरली बात करें, ऑर्डिनरली बात करें, तो मार्केट प्राइस वो भी डेट ऑफ सप्लाई वाला हमारा रीजनेबल प्राइस कहलाता है।
तो समझ में आ गया, ये हमारा सेक्शन नंबर 9 हो गया। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 10। जो सेक्शन नंबर 10 है वो सेक्शन नंबर 9 के ही सेकंड पॉइंट को कंटिन्यू कर रहा है। सेक्शन नंबर 9 के सेकंड पॉइंट में लिखा था कि पार्टीज जो हैं किसी थर्ड पार्टी को भी अपॉइंट कर सकती हैं प्राइस डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 10 कह रहा है कि अगर पार्टीज ने किसी थर्ड पार्टी को डिसाइड करा था कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए, और वो जो थर्ड पार्टी है उस थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस फिक्स करने से मना कर दिया, या फिर वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस फिक्स नहीं कर पाई, तो उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ने प्राइस फिक्स नहीं करा। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला है इफ द थर्ड पार्टी फेल्स टू मेक वैल्यूएशन, अगर थर्ड पार्टी प्राइस को वैल्यू नहीं कर पाती, वैल्यूएशन में फेल हो जाती है, तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। However, if the buyer has received and appropriated the goods or any part thereof, he becomes bound to pay reasonable price. अब कॉन्ट्रैक्ट तो आपका वॉइड हो गया, और अगर इस बीच में बायर ने सेलर से कोई भी गुड्स रिसीव करा हो या फिर कोई गुड्स का पार्ट ही रिसीव करा हो, तो उस केस में बायर लायबल होगा कि वो एक रीजनेबल प्राइस उस गुड्स का सेलर को पे कर दे। क्योंकि यहाँ पर प्राइस तो डिसाइड नहीं हुआ, जब प्राइस डिसाइड नहीं करा थर्ड पार्टी ने, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि बायर जो है सेलर को रीजनेबल प्राइस पे कर दे। एग्जाम्पल देख लो इसका, यहाँ पर P is having 2 bikes, P के पास 2 बाइक्स हैं, he agrees to sell both the bikes to S at a price to be fixed by the Q। यहाँ पर P जो है एग्री होता है कि वो S को अपनी दोनों बाइक सेल करेगा, और इन बाइक्स को सेल करने का जो प्राइस है वो डिसाइड करेगा Q। Q एक थर्ड पार्टी है जिसको P और S ने मिलकर अपॉइंट करा है। He gives delivery of one bike immediately, P ने S को अपनी एक बाइक इमीडिएट डिलीवर कर दी, प्राइस अभी डिसाइड नहीं हुआ, Q रिफ्यूज टू फिक्स द प्राइस, Q ने जो है प्राइस डिसाइड करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने प्राइस डिसाइड नहीं करा। अब लग जाएगा हमारा सेक्शन नंबर 10, और सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है, अगर थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड करने से मना कर दे तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। As such, P asked S to return the bike already delivered, while S claimed for the delivery of the second bike too। तो यहाँ पर P ऐसे कह रहा है कि तुम मेरी बाइक वापस करो, जो एक बाइक मैंने तुम्हें डिलीवर कर दी वो तुम मुझे वापस करो, जबकि S P से कह रहा है कि तुम मुझे अपनी दूसरी बाइक भी डिलीवर करो। तो यहाँ पर P S से अपनी पहली बाइक वापस मांग रहा है, और S P से उसकी दूसरी बाइक भी मांग रहा है। तो अब इस केस में क्या होगा, किसकी बात मानी जाएगी। तो यहाँ पर हमें सेक्शन नंबर 10 ने क्या बोला है, इन द गिवन इंस्टेंस बायर S शैल पे द रीजनेबल प्राइस टू P फॉर द बाइक ऑलरेडी टेकन। यहाँ पर S जो है P को एक रीजनेबल प्राइस पे करेगा उस बाइक का जो बाइक P S को ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। और बात गई दूसरी बाइक की, तो दूसरी बाइक के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। यहाँ पर अब P को दूसरी बाइक डिलीवर करने की जरूरत नहीं है, एज रिगार्ड द सेकंड बाइक द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड। तो समझ में आ गया। और थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, इफ द थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग वैल्यूएशन बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर। अगर मान लो थर्ड पार्टी की कोई गलती नहीं है, थर्ड पार्टी को रोका जा रहा है, थर्ड पार्टी तो चाहती है कि वो वैल्यूएशन करे गुड्स का, लेकिन थर्ड पार्टी को प्रिवेंट करता है वैल्यूएशन करने से या तो बायर या फिर सेलर। यहाँ पर बायर और सेलर में से किसी एक का फॉल्ट है जो थर्ड पार्टी को मना कर रहा है वैल्यूएशन करने से। तो उस केस में जो पार्टी नॉट इन फॉल्ट होगा, यानी जिस पार्टी की गलती नहीं है, वो पार्टी सामने वाली पार्टी जिस पार्टी की गलती है उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है और डैमेजेस क्लेम कर सकती है। द पार्टी नॉट इन फॉल्ट मे मेंटेन अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी इन फॉल्ट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ए एग्रीड टू सेल 100 क्विंटल्स ऑफ व्हीट टू बी एट अ प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय द सी। ए बी को 100 क्विंटल्स ऑफ व्हीट सप्लाई करेगा जिसका प्राइस सी डिसाइड करेगा। तो सी यहाँ पर थर्ड पार्टी है, सी इज विलिंग टू वैल्यू व्हीट and fix the price, लेकिन A by his wrongful acts prevent C from making the valuation of the goods। यहाँ पर A ने जानबूझकर C को रोका, कुछ ऐसा करा जिससे C जो है गुड्स का वैल्यूएशन नहीं कर पाया। तो यहाँ पर पार्टी इन डिफॉल्ट कौन है, A, जिसने C को वैल्यूएशन करने से रोका। तो अब इस केस में जो पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट है, पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट कौन है, बी। बी की तो कोई गलती नहीं है, तो बी जो है वो ए के अगेंस्ट केस करके डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 10। तो हमने सेक्शन नंबर 9 देख लिया, सेक्शन नंबर 10 देख लिया। अब हम देखेंगे अपना 6 पॉइंट, स्टिपुलेशन एज टू टाइम। स्टिपुलेशन का मतलब होता है कंडीशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर बायर और सेलर मिलकर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टिपुलेशन लगा सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं टाइम को लेकर। टाइम को लेकर जो है दो तरीके की कंडीशन लगाई जा सकती है। पहली कंडीशन हो सकती है टाइम ऑफ पेमेंट को लेकर, और दूसरी कंडीशन हो सकती है टाइम ऑफ परफॉर्मेंस को लेकर। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो अदर टर्म्स और कंडीशंस होती हैं उनको टाइमली परफॉर्म करने को लेकर कंडीशन लगाई जा सकती है। तो दो तरीके की स्टिपुलेशन हो गई। जो टाइम ऑफ पेमेंट को लेकर स्टिपुलेशन होती है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर एसेंस नहीं मानी जाएगी। एसेंस का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बायर ने टाइम पर पेमेंट ना करी तो सिर्फ लेट पेमेंट को लेकर सेलर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल देख लो। ए सेल अ लैपटॉप टू बी विद अ स्टिपुलेशन दैट पेमेंट शुड बी मेड विद इन 3 days।
ए ने बी को एक लैपटॉप बेचा और इस कंडीशन के साथ बेचा कि बी जो है 3 दिन के अंदर पेमेंट कर देगा, लेकिन बी ने जो है पेमेंट करने में 7 दिन लगा दिए। 7 दिन के बाद बी ने पेमेंट करी, तो अब इस केस में सिर्फ बी की लेट पेमेंट की वजह से ए जो है कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट को एसेंस नहीं माना गया है, नॉट डीम्ड टू बी एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हाँ, लेकिन लेट पेमेंट को लेकर सेलर जो है वो बायर से डैमेजेस क्लेम जरूर कर सकता है। इफ द पेमेंट इज नॉट मेड इन टाइम, द सेलर कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन क्लेम डैमेजेस। डैमेजेस क्लेम करी जा सकती है लेट पेमेंट को लेकर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करा जा सकता। अब ये तो हो गई एक जनरल बात, लेकिन ऊपर एक और बात लिखी गई है, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर बायर और सेलर ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ और बात लिख दी, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन में ये लिख दिया बायर और सेलर ने मिलकर कि टाइम ऑफ पेमेंट को कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंस माना जाएगा, इंपॉर्टेंट माना जाएगा, तो फिर उस केस में माना जाएगा। तो पार्टीज की इंटेंशन जब तक कुछ और नहीं है, पार्टीज की इंटेंशन जब तक टाइम ऑफ पेमेंट को एसेंस मानने की नहीं है, तब तक टाइम ऑफ पेमेंट को एसेंस नहीं माना जा सकता। ये बात बोली गई है इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर, समझ में आ गया। दूसरा है हमारा स्टिपुलेशन रिलेटिंग टू टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अदर टर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो अदर टर्म्स होती हैं उसकी परफॉर्मेंस के टाइम को लेकर भी कंडीशन लगाई जा सकती है। स्टिपुलेशन एज रिगार्ड परफॉर्मेंस ऑफ अदर टर्म्स आर एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट डिपेंड ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो अदर टर्म्स होती हैं उसकी परफॉर्मेंस का टाइम कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंस है या नहीं, ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन के ऊपर। हर कॉन्ट्रैक्ट अलग तरीके का होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग अलग तरीके की टर्म्स और कंडीशन होती हैं, तो हर एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद ही हम ये बता सकते हैं, उसकी टर्म्स और कंडीशन को देखने के बाद ही ये बताया जा सकता है कि वो अदर टर्म्स के परफॉर्मेंस का टाइम इंपॉर्टेंट है या नहीं है, एसेंस है या नहीं है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बिजनेस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो बिजनेस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिलीवरी ऑफ गुड्स टाइम पर होना बहुत जरूरी है। डिलीवरी ऑफ गुड्स के टाइम को मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट में एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। बिजनेस के अंदर गुड्स की डिलीवरी तो टाइम पर होना जरूरी होता है। अगर सेलर गुड्स की डिलीवरी में डिले करता है, विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम गुड्स डिलीवर नहीं करता, तो उस केस में बायर के पास राइट आ जाता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। इफ द सेलर फेल्स टू डिलीवर द गुड्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट entitling the buyer to repudiate the contract, he may not accept the delayed delivery of goods। तो समझ में आ गया, ये हो गया हमारा स्टिपुलेशन एज टू टाइम। नेक्स्ट है हमारा 7th पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंपेयर्ड विद अदर ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कंपेयर करना है कुछ अदर ट्रांजैक्शन से। अभी अदर ट्रांजैक्शन जो हैं वो 3 तरीके की होती हैं। पहली है हायर परचेज एग्रीमेंट। अब ये हायर परचेज एग्रीमेंट आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, 2 पार्टीज हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर वाई को एक कार खरीदनी है, तो वो जाता है मिस्टर एक्स के शोरूम में। मिस्टर एक्स जो है वो कार का डीलर है, तो यहाँ पर इतनी सारी कारें पड़ी हैं जिसमें से मिस्टर वाई जो है ये वाली कार को सिलेक्ट करता है, और ये कार का जो प्राइस है वो है 6 लाख रुपए। लेकिन मिस्टर वाई के पास अभी सिर्फ 2 लाख रुपए हैं। वाई जो एक्स के पास जाता है और जाकर बोलता है कि मुझे ये वाली कार पसंद आई है, लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ 2 लाख रुपए हैं। तो एक्स यहाँ पर बोलता है वाई को कि तुम एक काम करो, ये कार लेकर चले जाओ, अभी सिर्फ 2 लाख रुपए पे कर दो, बाकी जो बचे हुए 4 लाख रुपए हैं वो बाद में धीरे धीरे पे कर देना। तो इन दोनों के बीच ये जो बातचीत हुई और ये जो डील हुई पेमेंट बाद में देने को लेकर, इसको बोला जाता है हायर परचेज एग्रीमेंट। इन दोनों के बीच एक हायर परचेज एग्रीमेंट बन गया, जिसमें कार 6 लाख रुपए की थी और वाई ने कार खरीदते समय एक्स को 2 लाख रुपए पे करे। ये 2 लाख रुपए कहलाती है डाउन पेमेंट। जो पेमेंट हायर परचेज एग्रीमेंट बनने के टाइम पर पे करी जाती है वो कहलाती है डाउन पेमेंट। और बचे हुए 4 लाख रुपए वाई जो है एक्स को अगले 4 साल के अंदर दे देगा, यानी हर एक साल में 1-1 लाख रुपए पे करेगा। अब यहाँ पर जो 4 लाख रुपए पे करे जाएंगे वाई के द्वारा एक्स को, उसके ऊपर एक्स जो है इंटरेस्ट भी लगाएगा। सीधी बात है, लेट पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, तो इस बचे हुए 4 लाख रुपए के ऊपर वाई इंटरेस्ट भी पे करेगा। तो ये हो गया एक हायर परचेज सिस्टम। अब यहाँ पर जो है हायर परचेज सिस्टम ने पार्टीज को अलग अलग नाम दिए हैं। मिस्टर एक्स जो कि सेलर है उसको नाम दिया गया है हायर वेंडर, मिस्टर एक्स कहलाएगा हायर वेंडर। और जो मिस्टर वाई है जो कि बायर है वो कहलाएगा हायर परचेजर, या फिर इसका एक और नाम होता है हायरर। मिस्टर वाई को हम हायरर भी बोल सकते हैं। तो यही होता है हमारा हायर परचेज एग्रीमेंट। एक बार इसको देख लेते हैं। हायर परचेज सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच हायरर, या फिर आप हायर परचेजर भी बोल सकते हो। कौन है यहाँ पर वाई, बाइज अ गुड्स फ्रॉम द सेलर। सेलर को हम हायर वेंडर बोलते हैं, एक्स यहाँ पर हायर वेंडर है, बट डज नॉट मेक अ फुल पेमेंट एट वन टाइम। वाई ने एक्स को फुल पेमेंट नहीं करी, however makes a lump sum amount as a down payment and the remaining amount will be paid in installment by the hirer। यहाँ पर एक लम सम अमाउंट पे कर दिया गया जिसको हम डाउन पेमेंट बोलेंगे। 2 लाख रुपए पे कर दिए गए हायर परचेज एग्रीमेंट बनने के टाइम पर, और बचा हुआ पैसा इंस्टॉलमेंट में पे करा जाएगा।
It is somehow like a installment system, but the major difference in the installment system and the hire purchase system is the time of transfer of ownership. अब एक और सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम। अब ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम लगभग सेम होते हैं, बस इन दोनों के बीच एक डिफरेंस होता है जो कि होता है टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। हायर परचेज सिस्टम के अंदर बायर के पास ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ट्रांसफर होती है। यहाँ पर वाई के पास कार की ओनरशिप जो है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट जब वाई एक्स को पूरा 6 लाख रुपए पे कर देगा तब उसके बाद ट्रांसफर होगी। जबकि इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर बायर के पास गुड्स की ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। जैसी बायर और सेलर के बीच एग्रीमेंट होता है उसी टाइम पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो दोनों ही सेम सिस्टम होते हैं, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम, बस टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का फर्क होता है। तो समझ में आ गया? अब देखना है हमें डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। हायर परचेज और सेल के बीच क्या डिफरेंस होता है, लेकिन इसको देखने से पहले हम एक और पॉइंट देख लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर बेलमेंट क्या होता है। अब ये बेलमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। यहाँ पर गुड्स की डिलीवरी करी जाती है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। इस कंडीशन के साथ डिलीवरी होती है कि जैसे ही वो स्पेसिफिक पर्पस हो जाएगा वैसे ही गुड्स जो है वापस रिटर्न करे जाएंगे। तो इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो यहाँ पर ये एक पर्सन है जिसके पास कार है, इसकी कार खराब हो जाती है तो ये कार को गैराज में लेके जाता है और अपनी कार सही कराने को गैराज वाले को देता है। तो इसने अपनी कार गैराज वाले को दी कार रिपेयर कराने के लिए। तो इसने डिलीवरी ऑफ गुड्स करा फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस करा। कार जैसे ही ठीक हो जाएगी, कार के रिपेयर का पर्पस पूरा हो जाएगा, वैसे ही गैराज वाला इसको कार वापस कर देगा। तो ये रिपेयर एक बेलमेंट का एग्जांपल है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी देता है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस और जैसे ही वो स्पेसिफिक पर्पस पूरा होता है वैसे ही सामने वाला पर्सन पहले पर्सन को गुड्स वापस कर देगा। तो बेलमेंट के केस में हमारे पास पार्टीज के अलग अलग नाम होते हैं। जो पर्सन गुड्स डिलीवर करता है उसको कहते हैं हम बेलर और जिसको डिलीवरी करी जाती है उसको कहा जाता है बेली। और इन दोनों के बीच बनता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। यही बात यहाँ पर बोली गई है। अ बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन दैट, एक कंडीशन लगाई जा रही है, the same goods are to be returned when the purpose is accomplished to the bearer। तो जैसे ही गुड्स को डिलीवर करने का पर्पस पूरा होगा वैसे ही गुड्स जो हैं बेली के द्वारा बेलर को रिटर्न कर दिए जाएंगे और आर टू बी डिस्पोज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। गुड्स जो हैं बेली बेलर को रिटर्न करेगा या फिर बेलर के डायरेक्शन पर किसी अदर पर्सन को रिटर्न करेगा। सपोज यहाँ पर बेलर ने बेली को कार सही कराने को दी और बेलर कह दे कि कार जो है मेरे दोस्त को दे देना, अभी मेरा दोस्त आएगा उसको कार दे देना। तो यहाँ पर बेलर के डायरेक्शन पे बेली जो है किसी अदर पर्सन को भी गुड्स डिलीवर कर सकता है। अगर हम बेलमेंट का एक और एग्जांपल लें तो आप कपड़े सिलवाने के लिए टेलर के पास जाते हो तो आप अपने कपड़े टेलर को देते हो फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। जैसे ही वो कपड़े सिल जाते हैं, स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो जाता है, वैसे ही टेलर आपको कपड़े वापस कर देता है। तो ये भी हमारा बेलमेंट का एग्जाम्पल होता है। अब डिफरेंस बिटवीन देखें बेलमेंट एंड सेल के बीच में, तो सेल के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद सेल के केस में गुड्स की ओनरशिप सेलर से बायर के पास ट्रांसफर होती है। और कौन सी ओनरशिप होती है? जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है मैंने आपको बता रखा है। जनरल प्रॉपर्टी के अंदर बायर के पास सारे के सारे राइट ट्रांसफर हो जाते हैं, जबकि बेलमेंट के केस में सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स होता है। यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। पोजेशन का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया है। पोजेशन का मतलब होता है कस्टडी। सिर्फ गुड्स की पोजेशन ट्रांसफर होती है फ्रॉम बेलर टू बेली फॉर एनी ऑफ द रीजन। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स ट्रांसफर होते हैं, लाइक सेफ कस्टडी। आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप अपने नेबर के पास कुछ अपना इंपॉर्टेंट सामान रख के चले जाओ फॉर सेफ कस्टडी, कि जब आप वापस आओगे तो आप उसको ले लोगे। तो सेफ कस्टडी के लिए भी बेलमेंट हो सकता है, रिपेयर के लिए भी बेलमेंट हो सकता है, कैरेज के लिए भी बेलमेंट हो सकता है। आपको गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने तो आपने कैरेज के लिए गुड्स दिया टेम्पो वाले को, जैसे ही डेस्टिनेशन पे गुड्स पहुंच जाएंगे वैसे ही टेम्पो वाला आपको गुड्स वापस कर देगा। तो ये भी हमारा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसको कहा जाता है स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है ये मैंने आपको बताया हुआ है, जहां पर जो है सिर्फ लिमिटेड राइट्स ट्रांसफर होते हैं। तो बेलमेंट के केस में स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है बेली के पास। दूसरा है रिटर्न ऑफ गुड्स। सेल के केस में गुड्स रिटर्न नहीं हो सकते। एक बार सेल हो गई, बायर के पास ओनरशिप आ गई, उसके बाद बायर गुड्स रिटर्न नहीं कर सकता। द रिटर्न ऑफ गुड्स इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट पॉसिबल। लेकिन बेलमेंट के केस में गुड्स रिटर्न करने होते हैं। जैसे ही स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो जाएगा वैसे ही बेली जो है गुड्स को रिटर्न कर देगा बेलर को। तीसरा है कंसिडरेशन। सेल के केस में कंसिडरेशन होना जरूरी है, बिना कंसिडरेशन के सेल तो हो ही नहीं सकती। जबकि बेलमेंट के अंदर कंसिडरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है।
कंसिडरेशन को लेकर अगर बात करें तो बेलमेंट के अंदर दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, एक होता है ग्रेट्युटोस बेलमेंट और एक होता है नॉन ग्रेट्युटोस बेलमेंट। ग्रेट्युटोस बेलमेंट के अंदर कंसिडरेशन नहीं होती, जबकि नॉन ग्रेट्युटोस बेलमेंट के अंदर कंसिडरेशन होती है। अब ग्रेट्युटोस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी दो टाइप्स हो सकते हैं, एक होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर और दूसरा होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली। अगर पहले बेलर के बेनिफिट की बात करें तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, शहर से बाहर जा रहे हो और आपने अपने नेबर के पास अपना कोई प्रीशियस आइटम रखवाया, सपोज ज्वेलरी रखवाई, तो उस केस में आपने अपने नेबर के पास सामान रखवाया ना, गुड्स रखवाए, तो जो पर्सन गुड्स की डिलीवरी देता है वो कहलाता है बेलर। और यहाँ पर फायदा किसका है? आपका ही फायदा है। तो ये एक बेलमेंट का एग्जांपल हो गया जिसमें बेनिफिट हो रहा है बेलर का। यही अगर मैं बेनिफिट ऑफ बेली की बात करूं तो सपोज आपसे आपका दोस्त बाइक लेके चला गया कुछ टाइम के लिए, उसको कुछ काम था वो आपसे लेके चला गया, आपका दोस्त आपसे किताब लेके चला गया, तो उस केस में फायदा किसका है? जिसको गुड्स डिलीवर हुए, यानी बेली का फायदा है। तो ऑन द बेनिफिट ऑफ बेली भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करा जा सकता है। लेकिन इन दोनों ही केस में, चाहे वो बेलर के बेनिफिट के लो चाहे बेली के बेनिफिट के लो, सामने वाली पार्टी ने आपसे कंसिडरेशन नहीं ली, किसी पार्टी ने कोई कंसिडरेशन नहीं ली, ना ही आपके नेबर ने आपसे कोई कंसिडरेशन ली थी, ना ही आपने अपने दोस्त से कोई कंसिडरेशन ली, तो इसे बोलते हैं हम ग्रेट्युटोस बेलमेंट, जहां पर कंसिडरेशन नहीं होती। जबकि अगर नॉन ग्रेट्युटोस बेलमेंट की बात करें तो यहाँ पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है। नॉन ग्रेट्युटोस बेलमेंट के अंदर दोनों ही पार्टीज का फायदा होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है दोनों ही पार्टीज का। अभी हमने एग्जांपल देखा, रिपेयर का एग्जांपल हमारा नॉन ग्रेट्युटोस है, टेलर का एग्जांपल ये भी नॉन ग्रेट्युटोस बेलमेंट का एग्जांपल है। तो समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। अब चलते हैं वापस अपने हायर परचेज और सेल के डिफरेंस बिटवीन पर। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है टाइम ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप। तो ओनरशिप कब पास होगी? सेल के केस में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, जबकि हायर परचेज के केस में गुड्स की ओनरशिप हायरर के पास तभी आएगी जब हायरर जो है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द हायरर अपॉन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। सेकंड है पोजीशन ऑफ पार्टी। सेल के केस में बायर की पोजीशन ओनर की होती है, जब सेल हो जाती है तो उसके बाद गुड्स का ओनर बायर बन जाता है। जबकि हायर परचेज के केस में जो हायरर होता है, यानी जो हायर परचेजर होता है, उसकी पोजीशन एज अ बेली होती है, उसके पास सिर्फ गुड्स की पोजीशन है, वो अभी गुड्स का ओनर नहीं है। गुड्स का ओनर तो अभी भी हायर वेंडर है। जब तक हायर परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दे तब तक जो है हायर परचेजर बेली कहलाता है, जिसके पास सिर्फ गुड्स की पोजीशन है। उसको गुड्स संभाल के रखने हैं और उतने ही ध्यान से संभाल के रखने हैं जितने ध्यान से वो अपने गुड्स को संभाल के रखता। तो हायर परचेज के केस में हायरर जो है वो बेली की पोजीशन पर होता है। थर्ड पॉइंट है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया तो उसके बाद सेल के केस में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कराया जा सकता। बायर ये नहीं कह सकता कि मैं पैसा पे नहीं करूंगा, बायर को पैसा पे करना ही होगा क्योंकि वो गुड्स का ओनर बन चुका है। जबकि हायर परचेज के केस में बायर जब मर्जी चाहे, बायर कौन है यहाँ पर? हायर परचेजर, यानी जो हायरर है, वो जब मर्जी चाहे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है और हायर वेंडर को गुड्स वापस कर सकता है। हायर परचेजर के पास अगर आगे इंस्टॉलमेंट देने के लिए पैसा नहीं है तो हायर परचेजर जाएगा हायर वेंडर के पास और जाके उसको गुड्स वापस कर देगा और जितना पैसा उसने पे कर दिया वो कर दिया, आगे फ्यूचर में उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। फोर्थ है हमारा बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। तो अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस केस में रिस्क किसका होगा? सेलर का। सेलर को डर रहेगा कि मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सेल के केस में गुड्स की ओनरशिप एक बार ट्रांसफर हो गई, बायर एक बार गुड्स का ओनर बन गया, तो सेलर बायर से गुड्स तो वापस नहीं ले सकता। बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस केस में सेलर का रिस्क हो जाता है, सेलर को ये डर लगता है कि बायर जो है मेरा पैसा देगा कि नहीं देगा। जबकि हायर परचेज के केस में अगर बायर जो हायर परचेजर है वो पैसा नहीं दे पाता, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वहां पर सेलर का कोई भी रिस्क नहीं है। बायर पैसा नहीं दे पा रहा तो सेलर जाएगा और बायर से गुड्स उठाकर वापस ले आएगा, क्योंकि गुड्स का ओनर अभी भी हायर वेंडर है, यानी जो सेलर है वो है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ टाइटल। सेल में क्या होता है, एक बार सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो गुड्स की ओनरशिप बायर के पास आ जाती है और उसके बाद बायर जिसको मर्जी चाहे आगे गुड्स ट्रांसफर कर सकता है। बायर के पास खुद एक गुड टाइटल है गुड्स को लेकर, तो बायर जो है आगे जिसको भी गुड्स ट्रांसफर करेगा उसके पास भी गुड्स को लेकर गुड टाइटल ही आएगा। तो बायर जो है जब मर्जी जिसको मर्जी गुड्स ट्रांसफर कर सकता है। जबकि हायर परचेज के केस में जो हायरर है उसके पास अभी ओनरशिप नहीं आई, वो गुड्स को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसके पास खुद गुड्स को लेकर गुड टाइटल नहीं है, तो वो गुड्स को आगे कैसे ट्रांसफर करेगा? तो अगर हायर परचेजर ने गुड्स आगे ट्रांसफर करे, फिर चाहे वो किसी बोनाफाइड परचेजर को ही क्यों ना करे हो, अगर हायरर किसी अदर पार्टी को गुड्स ट्रांसफर करता है तो उस केस में वो अदर पार्टी गुड्स की ओनर नहीं कहलाएगी। अगला है रीसेल। अब जब बायर गुड्स का ओनर बनी गया तो वो जब मर्जी चाहे गुड्स को रीसेल कर सकता है, तो सेल के केस में बायर जो है गुड्स रीसेल कर पाएगा। जबकि हायर परचेजर के केस में बायर गुड्स का ओनर नहीं है तो वो गुड्स को रीसेल नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? जब तक वो गुड्स का ओनर ना बन जाए। पोजीशन ऑफ द बायर की बात करें, सेल के केस में बायर की पोजीशन ओनर की होती है, जबकि हायर परचेज के केस में बायर की पोजीशन बेली की होती है और उसके पास ऑप्शन होता है कि वो गुड्स को बाय कर सकता है। तो समझ में आ गया? ये हो गया हमारा सेल और हायर परचेज के बीच का डिफरेंस। तो हमने दो पॉइंट देख लिए, हायर परचेज और बेलमेंट।
अब हमारा एक तीसरा ट्रांजेक्शन रह जाती है जो कि है सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। अब सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर के बीच डिफरेंस क्या होता है? तो सेल के केस में क्या होता है? सेल के केस में गुड्स ट्रांसफर करे जाते हैं, गुड्स बेचे जाते हैं फ्रॉम बायर टू सेलर। A contract of sale of goods is one in which some goods are sold or are to be sold for a price, एक पर्टिकुलर प्राइस पर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ वर्क एंड लेबर के केस में गुड्स सोल्ड नहीं होते, यहाँ पर गुड्स को नहीं बेचा जाता, यहाँ पर सर्विस को बेचा जाता है, काम को बेचा जाता है। बट वेयर नो गुड्स आर सोल्ड एंड देयर इज ओनली डूइंग और रेंडरिंग ऑफ सम वर्क ऑफ लेबर, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली फॉर वर्क एंड लेबर एंड नॉट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अगर आप किसी सुनार के पास जाते हो सोना लेकर और उसको जाकर बोलते हो कि मेरे लिए ऑर्नामेंट तैयार कर दे, तो सोना आपने दिया है, गुड्स आपका है, सुनार तो सिर्फ गुड्स को ऑर्नामेंट में कन्वर्ट करेगा, यानी उसकी सिर्फ मेहनत है, लेकिन सोना आपका है, गुड्स आपका है। उसी तरीके से अगर कोई पिक्चर पेंट करता है, व्हेन एन आर्टिस्ट इज आस्क्ड टू पेंट अ पिक्चर, अगर कोई आर्टिस्ट पिक्चर पेंट करता है तो उस केस में भी जो आर्टिस्ट है वो सिर्फ लेबर के तरह काम कर रहा है, एक सर्विस दे रहा है, कोई गुड्स नहीं बेच रहा। तो जिस केस में गुड्स की सेल नहीं होती, सिर्फ काम की सेल होती है, यानी वर्क एंड लेबर की सेल होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड सेल कहलाते हैं। तो समझ में आ गया? तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए आपको? तो ये हमारा 7th पॉइंट खत्म हो गया। अब हमारा एक लास्ट पॉइंट बच गया इस चैप्टर का, पॉइंट नंबर 8, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमें समझना है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे आने वाले चैप्टर्स में भी आएंगी, वहां पर हमें इन्हें और डिटेल में देखना होगा, लेकिन आगे आप कहीं पर अटको ना, इसीलिए थोड़ा बहुत इनके बारे में हम अभी इसी चैप्टर के अंदर जान लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे, डिटेल में हमें इन टर्म्स को आगे पढ़ना ही पढ़ना है। पहला टर्म है हमारा डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब हो गया वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। गुड्स का पोजेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर होगा, वो भी वॉलंटरी, तो उसको कहा जाएगा डिलीवरी ऑफ गुड्स। यहाँ पर वॉलंटरी ट्रांसफर इंपॉर्टेंट है। एक वैलिड डिलीवरी तभी मानी जाएगी जब गुड्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर होंगे विलिंगली। अगर फ्रॉड के थ्रू पोजेशन ट्रांसफर होता है तो उसको वैलिड डिलीवरी नहीं माना जाएगा, थेफ्ट के थ्रू होता है तो उसको भी नहीं माना जाएगा। तो विलफुल होना चाहिए, फ्रॉड, थेफ्ट, फोर्सफुली, इस तरीके से आप पोजेशन ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ये भी कहा जाता है कि सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हो जाने से गुड्स की डिलीवरी नहीं हो जाती, गुड्स की डिलीवरी होने के लिए और भी कई सारी चीजें जरूरी होती हैं। अब यहाँ पर बताया गया हमें मोड्स ऑफ डिलीवरी, 3 तरीके होते हैं गुड्स की डिलीवरी करने के। पहला होता है एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब हो गया आपने फिजिकल डिलीवरी कर दी। एक्चुअल डिलीवरी का एक और नाम होता है फिजिकल डिलीवरी। जब सेलर जो है बायर के पास फिजिकली गुड्स को हैंड ओवर कर देता है तो उसको बोला जाता है एक्चुअल डिलीवरी, फिजिकली हैंड ओवर बाय द सेलर। एग्जांपल इसका देखते हैं। ए एक सेलर है जो मोबाइल हैंड ओवर करता है बी को, बी कौन है? एक बायर। तो यहाँ पर फिजिकल डिलीवरी करी गई मोबाइल की, तो ये तो आसान है। दूसरा है हमारा सिंबॉलिक डिलीवरी। जब गुड्स बल्कि होते हैं, हैवी होते हैं, जहां पर फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, तो उस केस में डिलीवरी करी जाती है बाय इंडिकेटिंग और गिविंग अ सिंबल। गुड्स डिलीवरी करने के लिए एक सिंबल का इस्तेमाल करा जाता है। Here the goods itself are not delivered, but the means of obtaining possession of goods is delivered. यहाँ पर जो है गुड्स को डिलीवर नहीं करा जाएगा, गुड्स के पोजेशन ऑब्टेन करने के मींस को डिलीवर करा जाएगा। मींस का मतलब होता है रिसोर्स, एक ऐसी चीज डिलीवर करी जाएगी जिससे बायर जो है गुड्स का पोजेशन ऑब्टेन कर सकता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। डिलीवरिंग द कीज ऑफ द वेयर हाउस वेयर द गुड्स आर स्टोर्ड। तो अगर कोई सेलर अपने सारे गुड्स एक पर्टिकुलर बायर को बेच देता है और जो सेलर के गुड्स हैं वो वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, तो उस केस में सेलर जो है वेयर हाउस से सारे गुड्स को निकाल कर बायर को फिजिकल डिलीवर ना करते हुए वेयर हाउस की चाबी ही बायर के हाथ में पकड़ा देगा। तो जैसे ही बायर के हाथ में वेयर हाउस की चाबी आई, वेयर हाउस के अंदर के गुड्स का पोजीशन किसके पास आ गया? बायर के पास। तो यहाँ पर जो वेयर हाउस की चाबी है वो है हमारा एक सिंबल, या आप बोल सकते हो वो हमारा एक ऐसा मीन्स है जिससे बायर गुड्स के पोजीशन को ऑब्टेन कर सकता है। उसी तरीके से जब कार परचेज करी जाती है तो सेलर कार को तो बायर के हाथ में फिजिकली डिलीवर नहीं कर सकता, तो सेलर क्या करता है? सेलर कार की चाबी बायर के हाथ में दे देता है। जैसे ही बायर के हाथ में कार की चाबी आई, वैसे ही बायर के पास कार का पोजीशन आ गया। तो कार की चाबी देना भी हमारी सिंबॉलिक डिलीवरी कहलाती है। वैसे ही आता है हमारा बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग जो है शिप कंपनी इशू करती है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि गुड्स के पोजीशन का राइट देता है। जिसके पास ये बिल ऑफ लेडिंग होती है वो गुड्स का पोजीशन ले सकता है, यानी गुड्स उसी को देगी शिप कंपनी जिसके पास ये बिल ऑफ लेडिंग होगी। जब भी गुड्स शिप के थ्रू भेजे जाते हैं तो उस टाइम पर गुड्स की लोडिंग करते समय शिप कंपनी सेलर को बिल ऑफ लेडिंग इशू करती है। तो सेलर उस बिल ऑफ लेडिंग को बायर के पास ट्रांसफर कर देता है, और जैसे ही शिप से सामान बायर के पास पहुंचेगा, बायर शिप कंपनी को बिल ऑफ लेडिंग दिखाकर सामान उतरवा लेगा और अपने पास ले लेगा। तो बिल ऑफ लेडिंग भी हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा मीन्स है जिससे बायर जो है गुड्स के पोजीशन को ऑब्टेन करता है। उसी तरीके से रेलवे रिसिप्ट होती है। जब रेलवे से सामान भेजा जाता है तो रेलवे कंपनी
सेलर को रेलवे रिसिप्ट इशू करती है। सेलर जो है उस रेलवे रिसिप्ट को बायर के पास ट्रांसफर कर देता है, तो बायर जो है रेलवे रिसिप्ट दिखाकर सामान को ऑब्टेन कर सकता है। तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिक डिलीवरी। तीसरा है हमारा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के अंदर ना ही फिजिकल डिलीवरी होगी ना ही सिंबॉलिक डिलीवरी होगी। यहाँ पर गुड्स को ट्रांसफर भी करा जाएगा, डिलीवर भी करा जाएगा और गुड्स का पोजीशन भी चेंज नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ गुड्स कैन बी डन विदाउट अ चेंज इन द पोजीशन और कस्टडी ऑफ द गुड्स। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एक और नाम होता है डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। अटॉर्नमेंट का मतलब हो गया फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पर डिलीवरी कंप्लीट होती है बाय एक्नॉलेजमेंट। इसको एग्जांपल से समझते हैं, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के 3 वेज बता रखे हैं, तो इन तीनों वेज को हम एग्जांपल से समझेंगे। पहला एग्जांपल है, ये एक सेलर है और ये एक बायर है। सेलर ने जो है सुबह सुबह बायर को कुछ गुड्स सेल करे। ये गुड्स सेल करे सेलर ने बायर को, लेकिन बायर सेलर से बोलता है कि मैं इन गुड्स को शाम को आके ले जाऊंगा, शाम तक तू मेरे बिहाफ पे इन गुड्स को होल्ड करके रखना। सेलर बोलता है ठीक है। तो सेलर जो है शाम तक इन गुड्स को बायर के बिहाफ पे होल्ड करके रखता है और इंतजार करता है कि कब बायर आएगा और इन गुड्स को लेके जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेल होने से पहले गुड्स किसके पास थे, सेलर के पास, और सेल होने के बाद भी गुड्स किसके पास है, सेलर के पास। गुड्स की कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। यही कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के अंदर होता है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के तीनों ही वेज में गुड्स की कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। ऊपर ये लिखा हुआ था विदाउट अ चेंज इन द पोजेशन और कस्टडी ऑफ द गुड्स। गुड्स की कस्टडी या पोजेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसके बावजूद गुड्स की डिलीवरी हो जाएगी। तो सेल होने से पहले गुड्स सेलर के थे, लेकिन सेल होने के बाद गुड्स बायर के हो गए और सुबह से लेकर शाम तक सेलर ने बायर के बिहाफ पे गुड्स को होल्ड करके रखा हुआ है एज अ बेली। यहाँ पर सेलर जो है बायर का बेली बना हुआ है। यही यहाँ पर बोला गया है वेयर द सेलर आफ्टर हैविंग सोल्ड द गुड्स एग्री टू होल्ड देम एज अ बेली फॉर द बायर। तो ये हमारा पहला वे हो गया। तो ये ऊपर भी यही लिखा हुआ है, सेम है यहाँ पर। तो हमारा पहला वे खत्म हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे को भी एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखो, एक सेलर है और एक बायर है। ये सेलर की शॉप है जिसमें सेलर अपने गुड्स बेच रहा है। अब घूमते घूमते जो है बायर सेलर की शॉप के सामने से निकलता है, तो सेलर बायर को रोकता है और रोककर बोलता है कि कुछ गुड्स खरीद लो। बायर बोलता है कि नहीं चाहिए। सेलर बायर को बोलता है कि तुम एक काम करो, इन गुड्स को लेकर जाओ, कुछ दिन यूज करो, पसंद आ जाए तो रख लेना, पसंद ना आए तो वापस कर देना। तो बायर कहता है ठीक है। तो सेलर ने बायर को गुड्स दिए ऑन अप्रूवल बेसिस कि अगर गुड्स पसंद आए तो सेल हो जाएगी और अगर नहीं पसंद आए तो बायर सेलर को वापस कर देगा। तो गुड्स की सेल कब होगी, जब बायर गुड्स को अप्रूव करेगा। जब तक बायर इन गुड्स को अप्रूव ना कर दे तब तक बायर के पास गुड्स तो हैं, बायर के पास गुड्स का पोजीशन तो है, लेकिन बायर ने इन गुड्स को सेलर के बिहाफ पे एज अ बेली होल्ड करके रखा हुआ है। अब कुछ टाइम तक बायर ने सेलर के गुड्स को यूज करा और बायर को गुड्स पसंद आ गए, तो बायर ने जो है सेलर को अप्रूवल दे दी और बोल दिया कि मैं इन गुड्स को खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे ही बायर ने अप्रूवल दी वैसे ही सेल हो गई। ये गुड्स अब बायर के हो गए, इन गुड्स का ओनर बायर बन गया। तो गुड्स तो पहले भी बायर के पास थे, सेल होने से पहले भी गुड्स का पोजीशन बायर के पास ही था और सेल होने के बाद भी गुड्स का पोजीशन बायर के पास ही है। गुड्स की कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। तो यही यहाँ पर बोला गया है वेयर द बायर हु इज ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एज अ बेली ऑफ द सेलर। यहाँ पर बायर के पास गुड्स की पोजीशन पहले से थी, सेल होने से पहले ही गुड्स बायर के पास थे। बायर ने गुड्स को सेलर के बिहाफ पे होल्ड करके रखा हुआ था, बायर सेलर का बेली बना हुआ था, लेकिन सेल होने के बाद आफ्टर द सेल अब बायर ने गुड्स को होल्ड करके रखा हुआ है एज अ ओनर। अब ये गुड्स बायर के हो गए। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का सेकंड वे हो गया। अब देखते हैं तीसरा वे, इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा एग्जांपल है, एक सेलर है और एक बायर है। सेलर की ये शॉप है जिसमें सेलर गुड्स बेच रहा है। बायर आता है सेलर के पास और आकर 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स खरीदता है। तो सेलर बोलता है बायर से कि गुड्स अभी मेरे पास मेरे शॉप पर नहीं है, लेकिन मेरे वेयर हाउस में अवेलेबल है, तो मैं अपने वेयर हाउस से तुम्हें गुड्स की डिलीवरी करवा देता हूँ, तुम वेयर हाउस में चले जाना और जाकर गुड्स ले लेना। तो सेलर अपने वेयर हाउस कीपर को फोन लगाता है और लगाकर बोलता है कि 100 यूनिट ऑफ गुड्स जो है बायर ने खरीदे, तो बायर जब आएगा तो तुम इन गुड्स को बायर को दे देना। तो यहाँ पर ये वेयर हाउस कीपर है जो कि थर्ड पार्टी है। सेलर ने वेयर हाउस कीपर को फोन लगाकर बता दिया कि 100 यूनिट ऑफ गुड्स अब बायर के हो गए। तो यहाँ पर जो ये वेयर हाउस कीपर है इसने बोला ठीक है, जैसे ही बायर आएगा मैं बायर को ये गुड्स दे दूंगा। तो सेल होने से पहले इस वेयर हाउस में गुड्स किसके थे, सेलर के। ये वेयर हाउस कीपर ने सेलर के बिहाफ पे गुड्स को संभाल के रखा हुआ था, ये सेलर का बेली था। लेकिन अब जब सेल हो गई, 100 यूनिट सेल हो गए, सेल होने के बाद अब ये 100 यूनिट हो गए बायर के, और इस थर्ड पार्टी जो कि वेयर हाउस कीपर है इसने बोला कि मैं इन 100 यूनिट्स को बायर के बिहाफ पे संभाल के रखूंगा, जब बायर आएगा तो इन गुड्स को लेकर चले जाएगा। तो सेल होने के बाद ये 100 यूनिट ऑफ गुड्स बायर के हो गए, जिसको इस वेयर हाउस कीपर ने एज अ बेली ऑफ बायर संभाल के रखा हुआ है। गुड्स का मूवमेंट यहाँ पर भी नहीं हुआ, गुड्स पहले भी वेयर हाउस में थे और सेल होने के बाद भी वेयर हाउस में ही रहे। तो यही यहाँ पर बोला गया है वेयर अ थर्ड पार्टी। यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन है, ये वेयर हाउस कीपर। तो ये थर्ड पार्टी हु होल्ड द गुड्स एज अ बेली फॉर द सेलर,
ये थर्ड पार्टी पहले सेलर का बेरी बना हुआ था, एग्री एंड एक्नॉलेज होल्डिंग देम फॉर द बायर। इस थर्ड पार्टी ने एग्री करा, एक्नॉलेज करा कि ठीक है ये 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स को मैं अब बायर के बिहाफ पे होल्ड करके रखूंगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा वे। तो यहाँ पर ये हमारे तीनों वे खत्म हो गए। ये हमारा एक और एग्जांपल है इस थर्ड वे का, सेम एग्जांपल है जो अभी हमने समझा, एक बार इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया डिलीवरी ऑफ गुड्स। आप देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके पास भी ये डॉक्यूमेंट होगा उसके पास गुड्स की पोजेशन होगी, यानी गुड्स का कंट्रोल उसके पास होगा। जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का होल्डर होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो जब मर्जी चाहे बड़ी आसानी से अपने इस पोजीशन के राइट को ट्रांसफर कर सकता है। उसको गुड्स के राइट को ट्रांसफर करने के लिए सिंपली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की डिलीवरी करनी होगी। अगर सपोज एक पर्सन है उसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, वो चाहता है कि वो बी को अपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर दे, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि वो अपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बी को पकड़ा देगा। जैसे ही बी के पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आएगा, गुड्स की ओनरशिप बी के पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर ओनरशिप ट्रांसफर करनी है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की डिलीवरी से ही काम चल जाता है। जबकि एक दूसरा टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। ये डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल सेम होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की तरह, बस इसके अंदर एक डिफरेंस होता है कि इस डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल के अंदर ओनर का नाम लिखा होता है। जिसके पास भी ये डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होगा उसका नाम इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होगा, जबकि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो था उसके अंदर ओनर का नाम नहीं लिखा था। तो ओनर का नाम नहीं लिखा था, उससे फायदा होता था कि सिर्फ डिलीवरी से ही राइट ट्रांसफर हो जाता था। जबकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल के अंदर अगर एक पर्सन को दूसरे पर्सन को अपना ओनरशिप ट्रांसफर करना है तो उसके लिए उसे पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा, अपना नाम उस डॉक्यूमेंट से कटवाना होगा और सामने वाले पर्सन का नाम उस डॉक्यूमेंट में एंटर करवाना होगा। इसका एग्जांपल हो सकता है शेयर सर्टिफिकेट। जब भी कोई पर्सन शेयर खरीदता है तो कंपनी उसे शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करती है। शेयर सर्टिफिकेट में शेयर होल्डर का नाम लिखा होता है। अगर शेयर होल्डर को अपने शेयर को ट्रांसफर करना है किसी अदर पर्सन को, तो उसके लिए उसे इस शेयर सर्टिफिकेट में से अपना नाम कटवाना होगा, कंपनी के पास एप्लीकेशन डालनी होगी और नए बायर का नाम लिखवाना होगा। तो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल के अंदर पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, अ पर्सन हु पोजेसेस अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज एंटाइटल्ड फॉर पोजेशन और कंट्रोल ओवर गुड्स और टू रिसीव गुड्स फ्रॉम द कैरियर। जिसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होगा उसके पास राइट होता है गुड्स के पोजेशन का, गुड्स को कंट्रोल करने का और गुड्स को रिसीव करने का। डॉक्यूमेंट होल्डर कैन ट्रांसफर इज राइट टू अनदर पर्सन मेयरली बाय एंडोर्समेंट और डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को ट्रांसफर करने का सिंपल तरीका है, या तो सिर्फ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की डिलीवरी से ही राइट ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के पीछे सेलर को बायर का नाम लिखना पड़ेगा और नीचे अपने साइन करने होंगे कि अब मैं इस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को इस बायर को ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो इस नए बायर का नाम लिखना और साइन करने को बोलते हैं हम एंडोर्समेंट। तो कई बार जो है एंडोर्समेंट और डिलीवरी दोनों करनी पड़ती है और कई बार जो है सिर्फ डिलीवरी से काम चल जाता है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है बाय डिलीवरिंग और एंडोर्सिंग इट ओवर टू अनदर विदाउट फिजिकल मूविंग द गुड्स। इसका एग्जांपल हो सकता है बिल ऑफ लेडिंग। मैंने आपको अभी ऊपर बताया था शिप के केस में शिप कंपनी जो है बिल ऑफ लेडिंग इशू करती है, तो जिसके पास भी ये डॉक्यूमेंट होगा वो गुड्स को रिसीव कर सकता है। उसी तरीके से होता है डॉक वारंट। डॉकयार्ड में जब गुड्स पड़े होते हैं तो डॉक कंपनी जो है डॉक वारंट इशू करती है। जिसके पास डॉक वारंट होता है वो डॉकयार्ड से गुड्स को रिसीव कर सकता है। वैसे ही होता है वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट भी सेम होता है। तो इसके कई सारे एग्जांपल हो गए। एक और एग्जांपल देखो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का, शेयर वारंट। अभी मैंने शेयर सर्टिफिकेट बताया था, शेयर सर्टिफिकेट जो है वो एग्जांपल होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का। इसको सही कर लेना, यहाँ पर डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल आएगा, जबकि शेयर वारंट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का एग्जांपल है। शेयर वारंट क्या होता है, ये सेम होता है शेयर सर्टिफिकेट की तरह। अगर कोई पर्सन 100 शेयर बाय करता है तो शेयर सर्टिफिकेट के अंदर 100 शेयर भी लिखे होंगे और शेयर होल्डर का नाम भी लिखा होगा, जबकि शेयर वारंट के अंदर सिर्फ 100 शेयर के बारे में लिखा होगा और शेयर होल्डर का नाम नहीं लिखा होगा। तो शेयर वारंट को ट्रांसफर करना भी बहुत आसान है, सेम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की तरह। अगर शेयर होल्डर का नाम नहीं लिखा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ शेयर वारंट दूसरे पर्सन को दो, वो दूसरा पर्सन उस शेयर का ओनर बन जाएगा। तो समझ में आ गया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल के बीच का डिफरेंस। तो ये हमारी दो टर्म्स हो गई, एक डिलीवरी ऑफ गुड्स और दूसरा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें बाद में भी पढ़ने हैं आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया ताकि आप आगे कहीं पर भी अटको ना। तो समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमारे सेल्स ऑफ गुड एक्ट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो लाइक करके जाना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।